लाइट। बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, बात समझिए। इंसिडेंट रे है, देखो छोटी छोटी पॉइंट्स तो समझते चलो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, फिर कोई फायदा नहीं। इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, तो जिस सरफेस में पड़ रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट, उसके पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं बोलूं कि ये सरफेस जो है ये अगर एक्स और वाई में है, ये सरफेस है किसमें, एक्स और वाई, तो नॉर्मल किसमें, जेड में। नॉर्मल किसमें, जेड में। भाई एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सी सरफेस, जेड, ठीक है। तो ये सरफेस क्या हो जाएगी, जेड, तो नॉर्मल किस में जाएगा, जेड में जाएगा। अब ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी कहां से, नॉर्मल से, वही रिफ्लेक्टेड रे, वैसे ज्यादा बन गया है लेकिन ये बराबर होगा, एंगल क्या होगा, ये बराबर होगा। जो इंसिडेंट रे का एंगल है कहां से, नॉर्मल से, वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा कहां से, नॉर्मल से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं किसमें, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में, लेकिन एंगल मेजर कहां से किया जाता है, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। तो मैं बोलता हूं कि एंगल आई बराबर एंगल आर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों इतनी बातें हो रही हैं, भी 20 मिनट दिया तो था, मन नहीं भरा और करके लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें लिखिए ये दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये क्या है, फर्स्ट लॉ है, क्या है, फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ, फर्स्ट लॉ में लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम नॉर्मल लिख लो ब्रैकेट में, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ब्रैकेट में फ्रॉम नॉर्मल बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ब्रैकेट में फ्रॉम नॉर्मल। एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है भाई। किसी भी नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो सरफेस होती है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक प्लेन में होने चाहिए, तीनों हमेशा एक प्लेन में होने चाहिए। कैसे बच्चा यार वो दो पेन दो आप लोग, ये दोनों दे दो, देखो देखो पेन देखो दोनों लोग। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, छोटी सरफेस में। ये दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है सबको। यहां पे इंसिडेंट रे आई और यहां पर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बट क्या होगा, ये जो नॉर्मल है, ये मतलब इंसिडेंट रे, ये और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होंगे। ये तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। मतलब इन तीनों का प्लेन मतलब समझते हैं ना, एक प्लेन। ये नहीं कि ये ऐसे है और ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे चली गई और नॉर्मल कुछ ऐसे था, ऐसा नहीं है। ये तीनों क्या होनी चाहिए, तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, इंसिडेंट है तभी तो ये एंगल निकालोगे भाई। ये अगर मान लो टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो ये एंगल तो अलग हो जाएगा ना। ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो होना चाहिए। उसके साथ साथ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेन में हो, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग प्लेन में नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। ये बात समझ में आई, तो इसको भी लिखो, लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ हमने लिखा, सेकंड लॉ लिखो। सेकंड लॉ लिखिए, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल। इंसिडेंट रे आई आर, रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल।
should lie in same plane, और वो जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, जिस प्लेन में रेज आपकी गिर रही हैं उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो प्लेन होगा इस प्लेन में सारी रे होंगी, जैसे इस प्लेन में रे गिर रही हैं, समझो ये प्लेन है और ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, बोलो ठीक है, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब ये मान लो कि यहां पर इधर से एक इंसिडेंट रे आ रही है, इधर एक रिफ्लेक्टेड और एक क्या है ये नॉर्मल, ये सारे क्या हैं, सेम प्लेन में है। किस प्लेन में है, इंसिडेंट रे जिसमें गिर रही है उसके क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन and that plane is perpendicular to the original plane at which the rays are incident, at which the rays are incident। इस IR को लिखो इंसिडेंट रे, RR को लिखिए रिफ्लेक्टेड रे, लिखिए रिफ्लेक्टेड रे, I को लिखिए इंसिडेंट एंगल, I को लिखिए इंसिडेंट एंगल, और R को लिखिए रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। और ये आपकी कोई प्लेन सरफेस है, ये क्या है, कोई प्लेन सरफेस है। हाँ दिखाओ, हो रहा है दर्द ज्यादा, दे दो। अरे एज कितनी है तुम्हारी बेटा? हाँ तो खा लो। लिखो, अच्छा क्या प्लेन सरफेस होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन कहीं से किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस। लिख लो, नोट करके लिखिए भाई, जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस तो थोड़ा बनाना आसान है इसलिए हमने बता दिया। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस। अच्छा, ऑल द सर्फेसेस मतलब क्या? जैसे कर्व सरफेस है, मान लीजिए क्या है, कर्व सरफेस, और यहां से एक इंसिडेंट रे आई और यहां पर गई। बात समझो बच्चों, एग्जाम्पल लिखिए, नोट करके क्या लिखा, दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सर्फेसेस। एग्जाम्पल स्फेरिकल सरफेस, एग्जाम्पल कर्व सरफेस लिख दिए, स्फेरिकल की लिखा कर्व सरफेस, क्या लिखिए, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। तो मान लीजिए कोई प्लेन मिरर का ऐसा पार्ट है, अब क्या सा मिरर है, क्या कहानी है, उसे बाद में देखेंगे, स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी कोई कर्व सरफेस है और ये यहां पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे है, क्या है ये, IR। अब ये रिफ्लेक्टेड कैसे होगी, रिफ्लेक्शन कैसे होगा बताओ? हाँ नहीं, दिशा कैसे, कहां जाएगी, बोल कहां जाएगी ये रे, कैसे निकालेंगे? हाँ जानी तो चाहिए, लॉजिक समझिए। यहां पे हमको नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ये सरफेस हो गई ना, सरफेस का कोई पॉइंट हो गया कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के पॉइंट पे पहले टेंजेंट निकाल लूं, टेंजेंट के नॉर्मल खींच दूं। भाई यहां पर टेंजेंट कैसे है, यहां पर टेंजेंट ऐसे,
और इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल। तो जो एंगल ये वही एंगल इसका, ये आई और ये आर, ये तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। यहां पर इस पॉइंट पे आया तो टेंजेंट और टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और उस नॉर्मल से हमने एंगल देख लिया, तो जो एंगल ये वही एंगल ये, बड़ा लग रहा है बट बराबर ही होगा। तो ये एंगल आपका आई, तो ये भी आई और आर क्या है, आई बराबर आर। तो कर्व सरफेस के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड है। बात समझ में आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बनाओ इसको, बताइए कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा। जैसे कर्व सरफेस और बना लो, यहां से ले लो, यहां से इंसिडेंट रे आई तो कैसे बनाएंगे, पहले टेंजेंट, उसके बाद टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बोलो यस और नो। तो कर्व सरफेस पे भी बना सकते हैं ना, टेंजेंट खींचा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और नॉर्मल से एंगल देख लेंगे, जो इंसिडेंट एंगल का एंगल वही रिफ्लेक्टेड का भी एंगल। तो कर्व सरफेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। बात समझ में आई। तो ये तो सबसे बेसिक चीज है, ये आपको बेसिकली पता है। कोई कंफ्यूजन बेटा बताओ, नहीं, चलिए हो गया। बताओ ऐसे चेहरे क्यों लग रहे हैं, ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है समझते चलो, अभी तो स्टार्टिंग है, यही नहीं समझ में आया तो सब साफ हो जाएगा। चलो ये आपको पता था, थोड़ा सा मैंने एड ऑन किया, आई बराबर आर पता, कोई बहुत नई चीज नहीं बता दी, ये सब आपको पता है। अब जो बताने जा रहा हूं वो समझिए। लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो इसमें एक रूल है, उसको समझिए। नीरज और बीरेन बातें मत करो बच्चों, कितनी बातें हैं तुम लोगों के पास, ज्यादा हैं क्या? कुछ बातें बचा के भी रखिए। चलिए ये एक्स वाई प्लेन है, बात समझिए, एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई, तो ये क्या जेड, भाई ये ढंग से है ऐसे है, तो ये क्या हो गया जेड। अब कोई रे मान लो यहां पे इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है इंसिडेंट रे, और ये एक्स वाई प्लेन पे आ रही है, क्या हो रही है एक्स वाई प्लेन पर गिर रही है। तो इसके एक्स वाई के प्लेन का नॉर्मल के, इसके नॉर्मल कौन सी सरफेस होगी, मतलब कौन सा वो एक्सेस होगी, जेड एक्सेस होगी, यहीं पर क्या होगा नॉर्मल होगा, तो इसका एंगल जो इससे होगा वही एंगल क्या होगा इससे होगा ना, ये आई और ये आर, ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बात समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि इंसिडेंट रे की इक्वेशन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई ए कैप, ये होगी कि नहीं होगी हम चर्चा बाद में करेंगे। हमने मान लिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसकी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में तीनों कंपोनेंट है इंसिडेंट रे में। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है भाई, रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है, मतलब इसका जो एक्स वाई कंपोनेंट है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है जेड कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है जेड। अगर ये इधर मान लो प्लस है तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा माइनस, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के। इसको भी नोट कर लो, मैं समझाऊंगा एग्जांपल से समझाऊंगा, बस समझिए आप। देखिए जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, जो एक्स वाई के कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे, जिस एक्सिस पे पड़ रहा है उस पे चेंज नहीं हो रहा है, केवल किस में चेंज आएगा, केवल जो परपेंडिकुलर है
उसमें उस कंपोनेंट में चेंज आएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन आके कर क्या रहा है, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेंज ही तो प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, और तो कोई चीज कर नहीं रहा है। केवल परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, जेड। तो जेड का जो यहां पर पॉइंट होगा उसमें चेंज प्रोवाइड कर देगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। इतनी बात समझ में आई? ढंग से समझेंगे। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नहीं पढ़ा होगा आपने ना, ये समझिए। अगर हमें इंसिडेंट रे दे रखी है, इंसिडेंट वेव का या इंसिडेंट लाइट का या इंसिडेंट रे का हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, और ये पता है कि किस सरफेस पे ये इंसिडेंट कर रही है, तो हम क्या निकाल लेंगे, रिफ्लेक्टेड रे निकाल लेंगे। ठीक है, अभी तो ये समझे हैं, इसका एक फॉर्मूला समझेंगे, अभी हम बताते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। अच्छा, मान लो कि ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है और कुछ ऐसा है। ये है y, अच्छा ये एक्स जेड है। ओहो, ये मान लीजिए x और ये z, तो ये कौन सा, ये कौन सा y, बोलो। अगर xz प्लेन है, xz प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन, y प्लेन। भाई ये तो होता ही है, उसको हम चेंज कर सकते हैं ना, एक्स वाई जेड को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि अब इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे, और यहां से क्या गया, रिफ्लेक्टेड रे, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल किस दिशा में है, वाई की दिशा में। किस में है, वाई की दिशा में। और अब अगर इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो रिफ्लेक्टेड वेव में क्या चीज चेंज होगा, देखो एक्स और जेड तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लेन है। इसके भाई रिफ्लेक्शन से कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इफेक्ट होगा। तो अगर प्लस है तो यहां पर माइनस, और मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं चेंज करने वाला, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जो वेव आ रही है वो वेव जा रही है, जो वेव आ रही है। कोई भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह लाइट का नहीं हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज नहीं होगा। पूरी पूरी वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। जहां पे आएगा वहां पे देखेंगे, अभी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इस केस में नहीं आएगा। तो हमने देखा, क्या देख लिया, कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में चेंज आएगा, दूसरे कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये तो समझ में तो आ नहीं रहा, करते जा रहे हैं, अभी समझाते हैं। आ रहा है, चलो, नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन लॉजिकली थोड़ा पकड़ नहीं पा रहे हैं। कैसे होगा, सर ने बता दिया, समझ में तो आ गया, लेकिन दिखाई नहीं दिया। अभी दिखाई भी देगा ना, चलो देखते हैं कैसे दिखाई देगा। चलो कोशिश करते हैं देखने की। हो गया बच्चों, हो गया, चले आगे। चले आगे, चले, चलो। मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, और ये आपका y होगा ना, और ये कोई प्लेन है ना, और यहां पर ये ऐसे आई और ये ऐसे गया। अगर ये कंपोनेंट गया
तो ये देखो, बात समझो, मतलब इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, जेड वाला कंपोनेंट नहीं मानना है। तो ये एक्स है पूरा, क्या है ये पूरा एक्स प्लेन है, पूरा ये क्या प्लेन है, एक्स वाला प्लेन है, ठीक है। वाई हम ऊपर मान रहे हैं, वाई हम ऊपर मान रहे हैं। तो कहीं पर भी ये आया तो ये क्या हुआ कि ये मान लो ये एक्स और ये नीचे अगर वाई और ये है आपका ई आई, तो ई आई बराबर क्या, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये कौन सा वेक्टर है, इंसिडेंट वेक्टर, एक्स और वाई। अब ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या हो गया ई आर, और मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होगा, तो ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखो थोड़ा लॉजिक से देखो, ये एक्स है ना, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई, तो किस कंपोनेंट में चेंज आया, वाई कंपोनेंट में चेंज आ गया भाई, वहां पे माइनस था तो ये बात खत्म। अब समझ में आया, फ्री वाला तो नहीं बना सकते बेटा, विजुलाइज नहीं कर सकते, बट क्या हो गया, ये आपका नियम यही है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसमें चेंज आएगा, और उसके भी केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेज है ना, आई और गई, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, एनर्जी का लॉस वगैरह नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो जो वेव आएगी वही वेव जाएगी, केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। कौन सा डायरेक्शन चेंज होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, किसके, इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पड़ रही है उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसका जो कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन आपको दी हो तो आप निकाल सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखो अगर मैं निकालेंगे, इसी से हम निकालेंगे, देखो ये अगर इंसिडेंट रे तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं बोलूं एन कैप, इसको एन कैप बोल दूं, एन कैप याद है कौन सा, नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल, इसको मैं बोलता हूं 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप। देखो एन कैप क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल, तो नॉर्मल किस दिशा में है, वाई दिशा में है। अगर मैं बोलूं केवल वाई दिशा में है तो उसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा जे कैप, और इसकी जे कैप और इसकी यूनिट कितनी, मैग्नीट्यूड कितना 1, मैग्नीट्यूड कितना 1, क्योंकि क्या है ये यूनिट वेक्टर, तो इसको बोलो यूनिट नॉर्मल, इसको बोलेंगे यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल। अभी जहां पहुंच रहे हैं बताते हैं आपको, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ई आर बराबर होता है, ई आर बराबर, एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो पहले, ई आर वेक्टर बराबर ई आई वेक्टर माइनस 2 ई आई वेक्टर डॉट एन कैप और एन कैप। इस फॉर्मूले को पहले नोट करो, अगर आपको इंसिडेंट वेक्टर दिया है, इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म दिया है, समझिए इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद ही रखना है, क्या होगा, ई आई माइनस 2 ई आई डॉट प्रोडक्ट है, याद आया, जमाने पहले डॉट प्रोडक्ट किया था, यूनिट वेक्टर भी पढ़ा था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन, जैसे ए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड मॉड कैंसिल हो जाता है, केवल डायरेक्शन बचती है। यूनिट वेक्टर किसका काम आता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो और केवल डायरेक्शन दे रहा हो, केवल डायरेक्शन देने के काम आता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ई आई इंसिडेंट वेव इंटू एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, लिखो एन कैप क्या है,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। और उसके बाद अच्छा बताओ, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर है। तो देखो इसके बाद हमने, अब ये वेक्टर है और ये क्या आ गया, स्केलर। तो वेक्टर में स्केलर घटा सकते हैं? नहीं, तो क्या लगा दिया है, एक क्या लगा दिया डायरेक्ट को, तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, ये भी वेक्टर, तो वेक्टर में से वेक्टर तो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हम लोग कर लेते हैं, ये ई आर बराबर ये है ना, ई आर बराबर क्या लिखा मैंने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। भाई ये यहां से निकाला हमने, ई आई बराबर ये था तो ई आर बराबर ये था, यहां से लिखो एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 2y जे कैप, 2y जे कैप। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स आई माइनस वाई जे कैप है, ये क्या है, ये है ई आई, ये क्या है ई आई, माइनस लगा लो और यहां पर लिखो -2, ब्रैकेट में लिखिए माइनस वाई और लिखिए जे कैप। ठीक है, अब देखो जरा ई आई और एन कैप निकालें हम, ई आई वेक्टर डॉट एन कैप। ई आई वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, डॉट डॉट किसके साथ, एन कैप, एन कैप क्या है 0i प्लस 1j। तो x मल्टीप्लाई हुआ 0 से कितना हो गया 0, y मल्टीप्लाई माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ 1 से कितना हो गया -y, तो बराबर क्या -y। तो ई आई माइनस एन कैप किसके बराबर है, ई आई डॉट एन कैप किसके बराबर है -y। तो -y की जगह रख दूं, रख सकता हूं भाई, यहां से ये आया, इसको y को मैंने लिया 2y और ये -y लिख लिया, तो xi माइनस वाई जे बराबर क्या लिख लिया ei, ei था ना ये, याद है। फिर ये मैंने इसको माइनस प्लस 2y था तो माइनस कर लिया, माइनस यहां माइनस अंदर ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं लिखता हूं ei -2 और -y किसके बराबर निकाला मैंने, बोलो ई आई डॉट एन कैप, डॉट प्रोडक्ट है ये। अच्छा, अब जे कैप किसके बराबर है, एन कैप बराबर क्या 0i कैप प्लस 1j कैप, इसका मतलब जे कैप ही तो है ये 0i प्लस 1j क्या है जे कैप ही तो है। तो इसको मैं जे कैप को क्या लिख लूं एन कैप, ये किसकी इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं ई आर। तो क्या ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, बोलो फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इस फॉर्मूला ये जो हमने निकाला ये फॉर्मूला क्या है, सही है, ये फॉर्मूला सही है। और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, कोई भी कैसी भी इक्वेशन आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म में, किसमें वेक्टर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्या निकाल लोगे। अरे बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आया, नहीं बताओ एक बार फिर से, चलो समझाते, नोट करो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कुछ याद है, चलो नोट करो, दोबारा समझाते हैं, कोशिश करते हैं। चलो चलो छोड़ो, तुम लोग को समझाना मतलब पहाड़ में से पानी निकालना, एक ही बात। आएगा आएगा, पहाड़ में से तो पानी निकलता है, हाँ आएगा आएगा।
देखो अच्छे से समझ जाओ टॉपिक तो फिर दिक्कत नहीं है। मैं अपना टाइम याद करता हूँ, जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ता था बहुत इनिशियली 12th वगैरह में, तो समझ में नहीं आता था, और यही नहीं समझ में आता कहाँ पे ये इमेज बन रही है, कहाँ पे ये बन रहा है। कभी इधर बना देते हैं मन करता है तो, कभी मन करता है उधर बना देते हैं, कभी इसके क्रॉस सेक्शन को बोल देते हैं, कभी इसको बोल देते हैं। कंफ्यूजन होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है, हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बट अगर आपका लॉजिक क्लियर है बच्चों तो हो जाएगा सवाल। एक एक चीजों को पकड़ते हुए चलिए, एकदम से सब चीज नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सारी चीज, एक समय आएगा कि सब चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन एक एक करके समझेंगे। चलो इसको दोबारा समझते हैं। नोट हो गया सबसे? नोट हो गया? अब पेन बंद कर लो, समझो, बात समझिए, बात समझिए। ये मैंने लिखा था ना कि एक्स आई माइनस वाई जे, तो या तो इसको समझ लीजिए, ये एक्स है और नीचे वेलोसिटी क्या है, नीचे की दिशा में। जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इधर वेलोसिटी और इधर ये ऊपर। तो अगर इसकी इक्वेशन इंसिडेंट रे की एक्स आई माइनस वाई जे है तो रिफ्लेक्टेड की क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहां से हम चले तो हमने, अच्छा जो ये नॉर्मल वेक्टर है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसको अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में मैं लिखूं, नॉर्मल वेक्टर किस दिशा में है, वाई दिशा में। वाई दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, आई जे के। याद आया, आई जे के। तो जे कैप को मैं 0i प्लस 1j भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यूनिट वेक्टर नॉर्मल के, और यहां पे नॉर्मल क्या है, वाई, तो क्या लिख दूं, 0i प्लस 1j, 0i प्लस 1j। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? अब मैंने ये देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आ रही है एक्स आई प्लस वाई जे, और इंसिडेंट रे क्या थी, एक्स आई प्लस वाई जे थी। तो इसको मैंने थोड़ा चेंज कर, भाई फॉर्मूले के टर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, केवल फॉर्मूले के टर्म में इसमें बिठा रहे हैं कि हाँ ये फॉर्मूला लग जाए, ये फॉर्मूला लग जाए, इसके फॉर्म में बिठा रहे हैं केवल। अब देखो एक्स आई माइनस वाई जे है तो इसको एक्स आई माइनस वाई जे प्लस 2y लिख सकता हूं। अरे तुम इससे सॉल्व करो, 2y माइनस वाई कितना, y, तो एक्स आई प्लस वाई जे ही तो हो गया। तो यहां से यहां आ गए, बोलो पहुंच गए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब एक्स आई माइनस वाई जे को मैं क्या लिख लूं, ई आई। ये क्या है, इंसिडेंट रे है। अब ये जो प्लस 2y है, प्लस 2yj, इसको मिलेगा -2 और अंदर पे -y और j का। तो ये माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2y हो जाएगा ना। तो प्लस 2y को मैंने लिखा -2 ब्रैकेट में -y और j का। सही है, पहुंच गए यहां तक? अब एक मैंने ये मैंने अलग से कर लिया, इंसिडेंट वेव, और हमने जो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल की दिशा में उसका मैंने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट। क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट। तो इंसिडेंट वेव क्या है, एक्स इंसिडेंट रे एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ 0i प्लस 1j। तो डॉट प्रोडक्ट किसी का कैसे निकालते थे, याद है, भूल गए? इसका मल्टीप्लीकेशन x इंटू 0, कितना, 0 आई क्या, नहीं, क्योंकि ये तो स्केलर होता है, ये क्या होता है, स्केलर, प्लस माइनस वाई इंटू 1, कितना, -y, तो -y आ गया, 0 माइनस वाई कितना आ गया, -y। तो जहां पर -y है वहां पर मैं ये रख दूं, जहां पर -y है वहां पर ये रख दिया, तो -y की जगह पे मैंने ये रख दिया। और एन कैप है क्या, यूनिट वेक्टर, कहां पर, नॉर्मल की दिशा में, और नॉर्मल कहां क्या है यहां पर, y, और y में यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, जे कैप। तो इसको चाहे जे कैप बोलूं चाहे एन कैप बोलूं, बात क्या है, एक ही। तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल आया, यहीं तक तो हमको लाना था, खत्म हो गई बात। एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया, हर बार ये प्रूफ नहीं करेंगे, ये एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया कि कोई भी इंसिडेंट रे आपको दी हुई हो, कोई भी इंसिडेंट रे आपको दी हुई हो, किस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही होगी वो भी आपको दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एन कैप की वैल्यू आपको पता होगी, या तो दिया होगा, एन कैप की वैल्यू पता होगी या तो दिया होगा। तो उससे आप रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकाल सकते हैं, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, यहां तक पहुंच गया सब लोग, अब समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब लिखो, हेडिंग डालिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालेंगे। अच्छा इसको याद करना बेटा, कुछ नहीं, मतलब ये मतलब याद करना ही पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर, कर लेंगे। एक चीज मैंने बताई, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है। चलो नेक्स्ट लिखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, लिखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? कोई मान लीजिए प्लेन सरफेस है और उस पे ठीक है, देखो यहां पर जो रेज आ रही हैं और रेज जो जा रही हैं उसमें एक सिमेट्री मेंटेन है, उसमें क्या है, सिमेट्री, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर, जहां पर सिमेट्री मेंटेन है, जहां पर सिमेट्री मेंटेन है। अब ये ऐसे ही क्यों हुआ, देखो ये इस पे गया तो यहां पर ये नॉर्मल, ये जो एंगल वही एंगल, ये बस बार बार बना नहीं रहा हूं। अब ये आई यहां पे टकराया तो इस सरफेस के नॉर्मल, ये तो जो एंगल ये वही एंगल, ये आया यहां पे टकराया तो इसके नॉर्मल, तो जो एंगल इसका वही एंगल ये, तो ये क्या कर गए, रिफ्लेक्ट कर गए, तो इसको बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं या रियलिटी में देखते हैं वो 99% ऑफ द केसेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको लिख लो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसमें लिखिए हेयर सिमेट्री इज मेंटेन, हेयर सिमेट्री इज मेंटेन, हेयर सिमेट्री इज मेंटेन। और एक लाइन और लिखो, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन we can visualize the image, we can visualize the image। अब ये बात समझ में आएगी। देखो इसमें क्या इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां तो अभी क्रॉस नहीं कर रही ना, रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही है, लेकिन कुछ ऐसे रे बनाए जो हम हमारी पास क्या हो रही हो, मिल रही हो, तो वहां पर इमेज रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, ऐसा कोई अपसेट तो है नहीं, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है हमको पता है, कहां पर जा रही है वो हमको पता है, तो वहां पर हम अपनी इमेज को विजुलाइज कर सकते हैं। इमेज को क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर, पहले से ही सोच सकते हैं ऐसी इमेज बन रही होगी, लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसी इमेज बनेगी ये हमको पता नहीं है। तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन विजुलाइज द इमेज, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन विजुलाइज द इमेज। ये लाइन लिख ली। नेक्स्ट लिखो इररेगुलर रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट लिखिए इररेगुलर, irregular reflection, irregular reflection। इसमें लिखिए most of the reflection, most of the reflection we are seeing are irregular reflection, are irregular reflection। we are seeing, सीइंग जो हम देखते हैं, वी आर सीइंग आर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो जैसे मान लो कि ये इंसिडेंट रे यहां पर गई, यहां पर गया तो यहां पर टेंजेंट और टेंजेंट के बाद नॉर्मल, और जो एंगल वो वही एंगल ऐसा, और एक रे मान लीजिए आई ऐसे, एक रे आई इस तरीके से, और यहां पर टेंजेंट और ये नॉर्मल, और ये जो ये एंगल वही, ये एंगल ये कैसे चली गई, इस तरीके से चली गई। एक रे आई मान लीजिए ऐसे, तो यहां पर टेंजेंट और ये नॉर्मल, तो जो एंगल ये वही एंगल
ये इंसिडेंट रे और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये आई आर और ये आर आर, ये आई आर और ये आर आर। ठीक है, तो ये सारे रिफ्लेक्शन क्या हैं, इररेगुलर। ये क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। ब्रैकेट में लिख लो 99% ऑफ द केसेस, 99% केसेस में हमें क्या मिलेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेंगे। ठीक है, चलो बेटा देखो इसको करने का तरीका क्या है, ये इंसिडेंट रे आई, जहां पर मिला वहां पर टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल। तो ये जो जितना एंगल बना रहा होगा वही रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना रहा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे क्या है, वैलिड है, चाहे प्लेन सरफेस हो, चाहे कर्व सरफेस हो, चाहे आपकी इररेगुलर सरफेस हो, कोई भी सरफेस होगा वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड है। ठीक है, हो गया बच्चों। चलें आगे चलें, हेडिंग डालिए, जल्दी लिखो, नोट करो। दवाई खाए, ठीक हुआ कुछ? चले आगे चले बच्चों, हेडिंग डालिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, कॉमा मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमा इमेज, कॉमा मिरर। इसमें पहला लिखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर आपका प्लेन मिरर है, अगर आपका प्लेन मिरर है और आपका जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए डी डिस्टेंस पे है मिरर के इस साइड में, अगर डी डिस्टेंस पे है मिरर से आगे, तो इमेज कहां पे बनेगी, डी डिस्टेंस, सेम डी डिस्टेंस कहां पर, मिरर के पीछे। तो इसको डॉटेड बना देता हूं, तो ये बनेगी इमेज आपकी, यहां पर क्या बनेगी, इमेज, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी, इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, डी। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर मूव करना स्टार्ट कर दिया वी नॉट वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से मिरर की तरफ, तो ये इमेज इधर, मिरर किधर जाएगी, अगर ये मिरर की तरफ तो ये भी मिरर की तरफ, ये मिरर की तरफ तो ये भी मिरर की तरफ। तो इमेज भी आपकी वेलोसिटी जो है, इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, टुवर्ड्स द मिरर। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to velocity of negative of velocity of object। लिखो इसमें एक दो लाइन लिखो, velocity of image आपने लिखा ना, हेडिंग डाली velocity of image, इसमें ये लिखिए केस 1, 3-4 केसेस है मैं करा दूं, केस 1, केस 1 है ये जो करा रहे हैं ये क्या है, केस 1। इसमें लिखिए एक लाइन लिखिए, और ये आपका प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, और ये जो मिरर है वो क्या है, रेस्ट पे है, एट रेस्ट, मिरर मूव नहीं कर रहा है।
अभी हम लोग देखेंगे मिरर भी मूव करता है तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर क्या डिफरेंस आता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। मिरर भी मूव कर सकता है ना। आप चेहरा अपना देख रहे हैं, आपका भाई शीशा लेके भाग रहा है ना, तो आपका चेहरा क्या है, आपको परफेक्ट इमेज अपनी भागती हुई दिखाई देगी। तो देखेंगे कि जो इमेज है वो दुगनी रफ्तार से भागेगी। अगर आपका भाई 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है तो आपकी इमेज कितने रफ्तार से भागेगी, 20 की रफ्तार से। अब भागेगी कि 5 की रफ्तार से, अब आधी हो जाएगी कि दुगनी हो जाएगी कि उतनी ही रहेगी। अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं उतनी ही रहेगी। देखते हैं, अभी लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ऐसे साहित्य की क्लास तो है नहीं कि बस चर्चा करते रहें, लॉजिक भी तो लगाना है। फिजिक्स की क्लास है, साहित्य में तो कह देते और हो जाता ना, इसमें प्रूफ करना पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। लिखो वीओ, लिखो वीओ बराबर, लिखो। अभी हम लोग नया नया पढ़ रहे हैं, लिखेंगे ढंग से क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम लोग ने वो पढ़ के ही आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। तो वहां पे वीओ क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वरना जो डॉपलर पढ़ा होगा कहेगा सर ये तो आपने वो बताया था। ऐसे भी कंफ्यूजन पूछने वाले बच्चे आते हैं। हेलो, तो आपने ये देखा कि वी क्या है, लिखो वी लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख लीजिए। अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं हम लोग, हर चीज लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। फिर लिखा हमने वीओ बराबर माइनस वी आई। इसमें लिखो एक लाइन और लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज velocity of is same as magnitude of velocity of image is same as magnitude of velocity of image, but direction is opposite, but direction is opposite, but direction is opposite। फिर रेडिंग डालिए केस 2, केस 2 पढ़ेंगे हम लोग। केस 2 में मान लीजिए कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये एंगल जो है थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। और यहां पर मैं बोलूं तो क्या होगा, बोलो क्या वेलोसिटी होगी। अगर किसी एंगल पर जा रहा है, अगर किसी एंगल, ये मत सोचिएगा इसकी 3 वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, किस एंगल पे, थीटा पर। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा, और एक क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा। एक बच्चे वी नॉट साइन थी, एक बच्चे ने कंफ्यूजन पूछा था, सर ये तो 3 वेलोसिटी हो गई, ये हो गई वी नॉट हो गई और ये हो गई, ऐसा है भाई। इन दोनों को बना दिया तो एक्चुअल में इसको बनाना नहीं चाहिए था ना, लेकिन समझाने के लिए बना रहे। वी नॉट है तो उसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो देखो ये वाला कंपोनेंट है वो तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, वो तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये क्या, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा। अब देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकली लिख रहे हैं, समझो। ये इसको अभी लिख लो, इसको कुछ मत लिखो अभी, इसको लिखो v और इसको लिखो u। अब एक बात मैं लिख रहा हूं, सुनो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिख रहे हैं u बराबर क्या है, v नॉट
u वेक्टर बराबर क्या है, v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा जे कैप। ये बात समझ में आई? ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना है तो v बराबर क्या, माइनस v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा जे कैप। समझ में आया? नहीं बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी और इसकी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो फाइनल इमेज की वेलोसिटी होगी। ये थोड़ा ना करो इमेज की वेलोसिटी ये होगी, यही होगी क्या, ये वाला कंपोनेंट भी तो होगा। और इन दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी होगी। तो रिजल्टेंट में चेंज किस में आ रहा है, अगर ये है तो केवल एक्स कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, केवल क्या हो रहा है, एक्स कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, वाई कंपोनेंट में चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या समझ पा रहे हो? अगर ये वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये इसके टर्म में लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए यू वी के टर्म में लिख लिया। ये यू वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेक्टर का फॉर्म में कैसे लिखूं, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। इसको कैसे लिखूं, माइनस वी नॉट, अब ये वी नॉट कॉस थीटा तो है लेकिन किस दिशा में, आई कैप की माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, तो माइनस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप लिख लिया। अच्छा ये तो अभी भी प्लस जे कैप है तो क्या लिखूं, वी नॉट साइन थीटा जे कैप। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। लिख लो। कोई नई चीज नहीं है बच्चों, उधर वी नॉट है तो जिस वी नॉट से गया तो वो क्या किया, उसी वी नॉट वेलोसिटी से आया लेकिन पीछे आया ना। अगर ये वी नॉट कॉस थीटा से आगे जा रहा है तो वो वी नॉट कॉस थीटा से पीछे आएगा, लेकिन एक कंपोनेंट और लगा हुआ तो उस कंपोनेंट को भी लगा लेते हैं और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं ना। सही है, चलो बना लिए, जल्दी बनाइए। चलें आगे, चलें बच्चों आगे चलें। चलो इतनी बात समझ में आई, थर्ड लिखिए, केस थर्ड। नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों। हो गया, आगे चलें। थर्ड लिखिए, केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा इसमें, अगर यहां पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। और ये अगर डिस्टेंस दी तो ये भी डिस्टेंस डी। बातें नहीं करो, क्यों इतना भुनभुना रहे हो तुम लोग।
मधुमक्खी की तरह हिन हिन कर रहे हो। अच्छा आवाज मत क्रिएट करो बच्चों, डिस्टरबेंस होता है ना फिर। ये वीएम, ये क्या है, मिरर है, समझिए ये क्या है, मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो मान लीजिए कि t सेकंड में x डिस्टेंस चला, t समय में x डिस्टेंस ये चला, तो ये जो मिरर है अभी भी ऑब्जेक्ट यहां पहले था और ये हो गया इमेज हो गया और ये था ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये थी इनिशियल कंडीशन और ये यहां पर आ गया, क्या हो गया, प्लेन मिरर जो है ये यहां, तो ये कितना चल गया, ये x चल गया, ये कितना चल गया, x। मिरर की स्पीड है क्या, vm, बातें नहीं, कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ध्यान से दो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, उड़ रहा है ना, पढ़ा है, हैं? उड़ रहा है तो फिर क्या फायदा पढ़ाने से, क्या उड़ रहा है बताओ, अब तक क्या पढ़ा है जो समझ में नहीं आया, तब फिर क्यों बोल रहे उड़ रहा है। बेटा देखो 1 घंटे का लेक्चर पढ़ाने का मुझे 2 घंटा पढ़ना पड़ता है। हाँ, इतनी चीजें आसान नहीं है जितनी आसान आपको लगती हैं, बात समझिए, मजाक में मत लीजिए चीजों को, ठीक है, ढंग से समझिए। एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ये बात कभी नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश यही करता हूं कि सिंप्लीफाई वे में आपको समझ में आए। तो कोशिश करो करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो, फिर ऐसे फालतू के कमेंट मत मारा करो कि मूड खराब हो। पढ़ो अच्छे से, क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ, तब फिर क्यों बोल लो फालतू के डाला है, बस मस्करापन करना है तुमको है? ये मत करो। तो तुम लोग का ग्रुप ना वहां से डिसमेंटल करने वाला हूं, आओ तुम आगे आगे बैठो। सबसे पहले वीरेन तुम उठ के आओ, हाँ तुम रॉन्ग ऑर्बिट में बैठ गए हो, इधर आओ तुम उठ के, आओ उठो उठो उठो, गौरव तुम भी उठो बेटा, उठो तुम भी उठो, तुम लोग का ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, ये सब रैंडम इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अच्छी खासी क्लास चल रही है, बीच में कमेंट मार रहे हो। हैं? पानी मुझे दे दीजिए तो। चलिए बैठे। देखो कोई चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूं तो तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है कि मैं इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, समझिए बात को। जितनी तकलीफ आपको होती है उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है कि मैं इस चीज को बताया शायद प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाया, बच्चों को समझ में नहीं आया, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। तो कोशिश कर रहे हैं समझो, और अगर दिमाग लगा रहे हो तो समझ में आ भी रहा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में। चलो कोशिश करते हैं हम लोग। तो वीएम है वेलोसिटी से, तो मान लीजिए कि टी समय में एक डिस्टेंस चला, तो ये अभी डिस्टेंस कितनी थी, डी, तो अब कितनी डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्ट की बची, डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स। तो जब ऑब्जेक्ट डी माइनस एक्स पर है प्लेन मिरर के, तो इमेज भी कितने पे बनेगी, डी माइनस एक्स पर। तो यहां जो इमेज है ये भी कितनी दूरी पे बनी, डी माइनस एक्स पर बनी, डी माइनस एक्स पर बनी। अब देखो ये जो दूरी थी वो पहले दूरी कितनी थी, पहले दूरी थी डी, और ये दूरी क्या है, एक्स, ठीक है। और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी भी क्या हो जाएगी, नहीं नहीं, देखो ये टोटल दूरी कितनी है, ये दूरी है डी, ये कितनी है, डी प्लस एक्स, देखो डी प्लस एक्स माइनस हाफ डी माइनस एक्स, ये अब यहां से यहां दूरी कितनी हो गई, डी माइनस एक्स, और ये टोटल यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी, डी प्लस एक्स। तो डी प्लस एक्स माइनस डी माइनस एक्स बराबर क्या, 2x, कितनी दूरी हो गई, 2x।
तो इमेज, अगर मिरर आपकी x डिस्टेंस चला तो इमेज कितनी डिस्टेंस चला, 2x। अगर मिरर की वेलोसिटी vm तो इमेज की वेलोसिटी 2vm। मिरर अगर vm वेलोसिटी से चलेगा तो इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, 2vm। अच्छा, डायरेक्शन भी सेम, बात समझिए, जिस दिशा में मिरर गया उसी दिशा में इमेज आएगी। जिस दिशा में देखो मिरर किधर आ रहा है, इधर, तो इमेज भी किधर आ रही है, इधर। लॉजिक्स है, समझ में नहीं आएंगे ढंग से नहीं समझोगे तो। अच्छा चलो और देख लेते हैं, Vm है ना, Vm बराबर क्या, x अपॉन टी। तो x बराबर क्या, Vm इंटू टी, x बराबर Vm इंटू टी। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी चला है, 2x, कितने समय में, t समय में। तो 2x की जगह रख लो, Vm इंटू टी अपॉन टी। तो Vi कितना, Vi बराबर 2Vm। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ मिरर के 2 टाइम्स, वेलोसिटी ऑफ मिरर के 2 टाइम्स। क्या समझ में आई बात मेरी, लिख लो इसको में। चलिए ठीक, गरम है ना। अगर मिरर Vm वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज किस वेलोसिटी से चलेगी, 2Vm से, और उसी दिशा में, यह भी इंपॉर्टेंट है, और उसी दिशा में। हाँ, प्लेन मिरर के लिए। एक हिंदी में कहावत है, अकेला सो बगेला, दूसरे में रंग, तीसरे में कटपट, चौथे में जंग। अब ये चारों सब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो जंग का माहौल हो जाता है। वरना चुपचाप ये यहाँ बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। गौरव भी इधर ही बैठता था, अब ये भी जाके वहां बैठने लगा ना। और धीरज और उनकी तिकड़ी तो है ही, उन लोग को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा। इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो अब मैं एटम और न्यूक्लियाई पढ़ाने वाला हूं, बताऊंगा बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं। चलो, जो न्यूक्लियॉन के बीच जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रह रहे हैं, पॉजिटिव हैं, 2 पैसे वाले और मिल के रहें, ऐसा हो सकता है, बहुत मुश्किल है। प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं और फिर भी इतने छोटे से स्पेस में वो साथ में रह रहे हैं, तो कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। न्यूक्लियॉन्स के बीच जो फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह एक सब में और कह सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव जो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए वो लॉ क्या अप्लीकेबल नहीं है। जो जब डिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, तो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के लॉ हैं वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं। वरना तो प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में रह ही नहीं पाते ना, कैसे रहते हैं। अरे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। अरे एक प्रोटॉन तो है नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, कैसे रह रहे हैं न्यूक्लियस में। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। चलो पढ़ाएंगे, न्यूक्लियस में पढ़ाएंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई आपका टॉपिक है, उसमें पढ़ाएंगे। चलो यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। 3-4 घंटे क्लास में तुम लोग थक जा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो, देखो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जब तक आपको समझ में आया बताते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लो, इस हफ्ते पढ़ लो, थोड़ा सा सिलेबस भी आगे बढ़ जाए, क्या करना है। चलो आगे चलें। अच्छा ये बताओ, ये बात हो गई, लिखो केस नेक्स्ट केस लिखो, नेक्स्ट केस नहीं इसी में लिखो, केस थर्ड है ना। तो केस थर्ड में हमने इधर वेलोसिटी बढ़ाई तो इमेज भी क्या हुआ, इधर आई, और अगर मिरर को उधर कर दूं तो वेलोसिटी भी क्या होगी,
उसी साइड में हो जाएगी, तो उसको लिख लो एक बार। जैसे मान लो कि यहां पर ऑब्जेक्ट था और यहां पर क्या था, इमेज, और ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और इसकी वेलोसिटी है vm और इसकी वेलोसिटी है vi। क्या है इसकी वेलोसिटी? vi। तो ये वेलोसिटी किस दिशा में, इसकी दिशा में कि इधर? बोलो, सेम डायरेक्शन में। भाई ये इधर था तो इमेज भी इधर, अब प्लेन मिरर इधर तो इमेज भी इधर, और कितना? 2 टाइम्स। अब बार बार निकालेंगे नहीं। वी आई बराबर क्या? 2vm। वी आई बराबर 2vm। सवाल आपके स्टार्ट हो गए नीट के, यही सब सवाल हैं, आ जाते हैं। वी आई बराबर 2vm। चलो अब सबको कंबाइन कर दें। अब जो अब तक पढ़ा हमने सारी चीजों को कंबाइन करके एक केस 4 बनाते हैं। लिखो केस 4। अगर ये चीज आप लोग सही बता लेंगे तो मतलब अभी तक का कॉन्सेप्ट सही है। लिखे केस 4। केस 4 लिखो, ये हो गया, नोट हो गया, मैं डाल दो। केस 4 लिखो। केस 4, केस 4 में क्या है? ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है v0, किस एंगल पर? थीटा पर, और मिरर भी मूव कर रहा है ये vm वेलोसिटी से। तो आपको चाहिए क्या? vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो। चलिए निकालिए, बनाइए कंपोनेंट, चेक करूं मैं आपको।
चीजें इतनी आसान नहीं होती, इतनी लगती हैं। बचपन में स्केट्स एक बार चला रहे थे तो लेके आए, हम तो सीख गए चलाना। हमारी 2 सिस्टर थी, दोनों के पैर वैर टूट गए अच्छे से। एक भाई था, उसका भी अच्छा खासा मोच आ गई। चलाना आसान नहीं है। चलो, जितना आसान लगती है उतनी चीजें होती नहीं है। बताइए, ये वी नॉट, तो ये वी नॉट बोलो, वी नॉट कॉस थीटा, इधर वी नॉट साइन थीटा। बेटा लॉजिकली चलेंगे, बात समझिए, बिल्कुल बातें नहीं। वी नॉट था, उसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो हम वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख लें। क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम u से रिप्रेजेंट अगर करें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u बराबर क्या? वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। भाई इन दोनों कंपोनेंट का एडिशन ही तो है क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तक पहुंच गए। अब यहां से हम गए इमेज के पास, तो इमेज ये कह रही है कि हम देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी में चेंज होगा, तो इसको बोल दूं माइनस वी नॉट कॉस थीटा, और ये वी नॉट साइन थीटा है। अच्छा बात समझो, बच्चे गलती करते हैं, माइनस भी लगा दिया, डायरेक्शन भी उल्टा कर दिया। तो या तो डायरेक्शन उल्टा कर लो या माइनस लगा लो, दोनों इकट्ठे करोगे तो बात तो बराबर हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर माइनस हम नहीं लगाएंगे, ये इधर डायरेक्शन है तो इसका डायरेक्शन इधर। इतनी बात समझ में आ गई? ये अगर इधर इससे आगे आएगा तो इमेज इस वेलोसिटी से पीछे आएगी, यही तो बात है। अब इसके अलावा क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर क्या है? इस साइड में जा रही है, तो इमेज मिरर जो है किस पे इफेक्ट डालता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज पे। अब वेलोसिटी अगर इसकी vm तो इमेज की वेलोसिटी 2vm। डायरेक्शन बोलो, सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? जो मिरर की डायरेक्शन है उसी के सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में ही क्या? 2vm। हमने देखा इस डायरेक्शन में तो एक वेलोसिटी पहले से है, दूसरी एक वेलोसिटी और है, तो उसको क्या कर दूं? ऐड कर दूं। भाई वेलोसिटी पहले से तो एक वेलोसिटी क्या कर दी और है, तो उसको ऐड कर देंगे। दो वेक्टर सेम दिशा में हैं, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a प्लस b। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। तो इसका जो नेट वेक्टर होगा, जो इसका, अब देखो कुछ बच्चों ने इसी को बोल दिया क्या? इमेज की वेलोसिटी। ये इमेज की वेलोसिटी नहीं है। इमेज की वेलोसिटी क्या है? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? वो है इमेज की वेलोसिटी। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर मैं इसको v से रिप्रेजेंट करूं तो लिखूंगा माइनस ऑफ 2vm प्लस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ये क्या है? आपने ये निकाला था, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट तुमने निकाला है। क्या निकाला है? वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट। बट वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या है? y। अब कुछ कंफ्यूजन कुछ बच्चों में है कि सर y कंपोनेंट तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा, उसको नहीं लेंगे। अरे लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे उसको? उसका कंपोनेंट है, वो नेट वेलोसिटी में इफेक्ट डाल रहा है ना, तो लेंगे ना। तो ये क्या हुआ? वी नॉट साइन थीटा जे कैप। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए नोट कर लीजिए इसको।